हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम 11th के अकाउंटिंग में बेसिक्स के पार्ट 2 में जो बचे हुए डिफिनेशंस थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक डिफिनेशंस बताए थे, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, स्टॉक, इन सब के बारे में बताया था। इसके अलावा कुछ और डिफिनेशंस है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम रेगुलर में जो 11th के हैं और 12th के हैं दोनों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखेंगे तो फिर आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके साथ क्वेश्चन बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। फिर से बता देता हूँ, 9999399787। ठीक है, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको एसेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक, कैपिटल, ड्राइंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आइटम आता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स का डिफिनेशन आप देख सकते हैं। रिजर्व्स का मतलब होता है संचय। ठीक है, जब आप किसी भी काम के लिए पैसा बचाते हैं, अगर सिंपल मीनिंग में बात करें, किसी भी काम के लिए जब पैसा बचाते हैं तो इसको बोलते हैं संचय, जमा। ठीक है, तो जमा करने की आदत अपने परंपरा है, उसमें बहुत पुरानी से चली आ रही है। हम लोग बहुत छोटे से पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं, भले ही उसका पर्पस नहीं पता हमको, बट हम जमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी जमा को हम रिजर्व्स कहते हैं। तो बिजनेस में भी इसी तरह से पैसे कुछ अनिश्चित चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ें जो अचानक घट सकती हैं, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है, या ऐसी चीज़ें जिनको हम जानते हैं, उनके लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पैसा किसी भी नोन या अननोन चीज़ों के लिए बचाना, कहने का मतलब है रिजर्व्स कहलाता है। इसके बाद बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? तो क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति से हम उधार सामान खरीदते हैं, ठीक है, जिस भी व्यक्ति से हम उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। क्योंकि मुझे कभी ना कभी उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जिसको मुझे पैसा चुकाना है भविष्य में या कभी भी, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स। उसके बाद बात आती है डेटर्स की। डेटर्स मतलब जिसको मैंने उधार सामान बेचा है, ठीक है, और वो मुझे कभी ना कभी पैसे चुकाएगा, तो वो मेरे लिए एक संपत्ति है। करंट एसेट्स में कैलकुलेट होते हैं डेटर्स, तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो डेटर्स जो है वो ऐसे लोग जो मुझे कभी ना कभी पैसा देंगे। ठीक है, अब डेटर्स की बात आई है तो इसके बाद आता है बात बैड डेट्स का। बैड डेट्स क्या होता है? ठीक है, बैड डेट्स का मतलब है कि वो पैसा, वो अमाउंट जो कि मेरा किसी के यहाँ बकाया था लेकिन अब वो मिलने वाला नहीं है। मतलब मैंने किसी को उधार माल बेचा और कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कारण से वो अब मुझे पैसा नहीं चुकाएगा, या तो वो भाग गया या वो पैसा देने से मुकर गया कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ये सब सिचुएशन में किसी भी कारण से अगर कोई मुझे मेरा बकाया पैसा नहीं चुकाएगा तो मेरे लिए बैड डेट्स कहलाता है, अप्राप्य ऋण कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद बात आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट आपको भी पता है कि क्या होता है। डिस्काउंट को जनरली हम जो अकाउंट्स में बात करेंगे आगे, जब जर्नल का चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट बस इतना समझिए कि जब मैं या आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं और हमको कोई छूट मिलती है, हमको कोई पैसे में पैसा कम कर देता है, कहने का मतलब, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, तो ये सब जो थे हमारे बचे हुए डिफिनेशंस थे। अब इसके बाद बात आती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अकाउंट्स के कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं,
अलग अलग काम जिनका बांटा गया है, ठीक है। मेन अकाउंटिंग जो हम बात करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग्स की अलग अलग ब्रांच विकसित होती गई, डेवलप हो गई। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस बन गए जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे समय आएगा तो। लेकिन अभी जो मेन 3 ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो जब भी हम कोई व्यवसाय चलाते हैं तो हमको गुड्स जो सेल परचेज करते हैं या कोई खर्चा होता है, कोई इनकम होता है, तो इन सब चीज़ों को जितने भी इनमें ऐसे ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हैं उनको जो रिकॉर्ड करने का जो प्रक्रिया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और काम है, जैसे कोई भी निश्चित अवधि है, एक सर्टेन पीरियड है, 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, तो उस अवधि के लिए प्रॉफिट लॉस निकालना, यानी कि जितने भी साल भर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको हम उनका इवैल्यूएशन करके हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं कि हमको साल भर में क्या रिजल्ट रहा हमारे ट्रांजेक्शन्स का। वो हमको ये भी बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि एक निश्चित तिथि पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब मेरे पास कितनी लायबिलिटी है, मेरे पास कितने की संपत्ति है, ये सब चीज़ें भी बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ financial nature business transaction in a significant manner. It calculates profit and loss and also present financial position of a organization, business organization, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनेशन। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है आपको, कॉस्ट मतलब लागत, ठीक है, और अकाउंटिंग लेखांकन, लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन में किसी भी वस्तु, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसको सर्व करने में, उसको हमको प्रोवाइड करने में कितना खर्च आ रहा है, कितना लागत आ रहा है, उसकी गणना करना और उसका लेखांकन करना लागत लेखांकन का काम। मतलब कोई भी वस्तु या सेवा जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हम सेल परचेज कर रहे हैं, उसकी क्या लागत आ रही है हमको, उसका कैलकुलेशन और उसको रिकॉर्ड करना, ये सब लागत लेखांकन में आता है। तो इसमें आपको पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बड़े लेवल पे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इन जनरल आप बस इतना समझिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई अलग एरिया नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपके कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के जो इंफॉर्मेशन है, जो उसमें से इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो फिर मैनेजर को कम्युनिकेट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन, ताकि मैनेजर्स जो हैं बिजनेस के वो डिसीजंस ले सके, इसके आधार पे निर्णय ले सके। जैसे रेशियो एनालिसिस आगे हम पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस में होता है कि हम एक अमाउंट का एक दूसरे अमाउंट से हम तुलना करके देखते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हम ये चेक करते हैं कहाँ से कितना आता है कैश फ्लो और कहाँ पे कितना खर्च होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को जानना होता है। फिर प्रॉफिट और लॉस, उसके बारे में जानकारी और उसका रीजन क्या है, ये सब कैलकुलेशन जो होते हैं ये आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन लेखांकन तकनीक का उपयोग करता है जिससे हम मैनेजमेंट को सूचना प्रदान कर सके, जिस सूचना के आधार पे वो निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंट डील्स विद अकाउंटिंग टेक्निक्स और मेथड्स which result in information which is used by management for taking decisions, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये है आपके ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद बात आती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो यानी कि जिसके आधार पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो जनरली दो हैं,
एक तीसरा भी बाद में निकल के आया है, बट जनरली दो हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों होते क्या है? इन दोनों के मिश्रण से एक और बना है मिक्स मेथड या हाइब्रिड कह सकते हैं, जिसमें कैश और एक्रूअल दोनों का मिक्सचर। तो पहले बात कर लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस तभी रिकॉर्ड होते हैं जब कैश का लेन देन होता है, उसके अलावा कभी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए है और बी है। ए ने अपना मकान किराए पे लगाया है और बी जो है वो रेंट पे रह रहा है। तो अगर किराया ड्यू होता है और वो पे अभी नहीं होता है, जैसे मई का महीना है और हमने किराया मेरा ड्यू हो गया बट मैंने अभी पे नहीं किया, और किराया पे किया मैंने जुलाई में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो हुआ एक्चुअल में कैश बेसिस अकाउंटिंग पे देखें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो जुलाई वाला करेंगे, क्योंकि मई में रेंट पे नहीं हुआ है, जुलाई में रेंट पे हुआ। तो जब भी कैश आएगा या जाएगा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके अलावा और कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इसमें उधार जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको तो लिखा ही नहीं जाता, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो उनको लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। आपने सामान उधार खरीदा, उसकी एंट्री ही नहीं होगी, जब आप कैश पे करेंगे तब उसकी एंट्री होगी। तो ये सिस्टम थोड़ा फॉल्टी टाइप का है, वो मैं आपको जब एक एग्जांपल लूंगा ना, दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक एग्जांपल बताऊंगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो अकाउंटिंग का मेथड है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें हमको कैश से मतलब नहीं है, कैश जब मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन कैश मिला या न मिला उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमको। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी नेचर का लेन देन होगा, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ए और बी दो लोग हैं, ए ने अपना मकान किराए पे दे रखा है और बी उस मकान में रहता है, ठीक है। तो हम बी के लेखांकन के बारे में बात करें तो ए बी को किराए के लिए कहेगा, ऑब्वियसली मई की बात कर रहा था, तो मई में किराया ड्यू हुआ मई महीने का, लेकिन पे नहीं हुआ, उस वक्त पे नहीं हुआ और पे हुआ जुलाई में। तो कैश बेसिस में कैसे रिकॉर्ड हो रहा था? कैश बेसिस में रिकॉर्ड हो रहा था कि जब कैश पे हुआ है तब रिकॉर्ड हुआ, यानी कि जुलाई में खाली रिकॉर्ड हुआ। जबकि जब एक्रूअल बेसिस आएगा बात, तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मई में भी करना है और जुलाई में भी करना है, दोनों टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि लेन देन दोनों टाइम पे हुआ है। एक समय में ड्यू हुआ है ट्रांजैक्शन, यानी बकाये की एंट्री होगी, और दूसरे समय में कैश पेमेंट की एंट्री होगी, तो दोनों एंट्री होंगी, ठीक है। तो जो पूरा मेथड कहते हैं, जो पूर्ण है एक रूप अकाउंटिंग का, वो एक्रूअल मेथड को ही माना जाता है। कैश बेसिस कुछ लोग यूज करते हैं, जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स कह लीजिए, ये लोग कभी कभी कैश बेसिस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जगह पे जो अकाउंटिंग यूज होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो तरीका यूज होता है अकाउंटिंग का, वो होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरा मेथड जो आता है वो आता है हाइब्रिड मेथड। मतलब इसमें कुछ ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शन को एक्रूअल मेथड पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि वो बकाया हुआ तब भी रिकॉर्ड हो जाएगा और कुछ ट्रांजैक्शन जब पैसा मिला तब रिकॉर्ड होते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सेल परचेज का काम करता हूँ, फर्नीचर का, फर्नीचर वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मैं ए और बी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैं अगर करूंगा तो ए एक व्यापारी है, ट्रेडर है, और इसका जो तरीका है, ये सामान खरीदता है और उसी वक्त पैसा नहीं देता है, ठीक है। सामान खरीदता है और उसी वक्त पैसा नहीं देता है, बट सेल करने वक्त पूरा नकद करता है।
ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डाल दूँ। एक ट्रेडर है जो कि कैश सेल करता है और क्रेडिट परचेज करता है, ठीक। इसने हर महीने 5-5 हजार के सामान खरीदे, इसने हर महीने 5-5 हजार के सामान खरीदे, तो 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000 के टोटल सामान खरीदे, ठीक है। और हर सामान को इसने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। तो 60,000 का 30% प्रॉफिट 18,000 हो जाएगा, तो सेल इसने कर दिया 18,000, तो ये हो गया 78,000, इतने का प्रॉफिट हो गया, सॉरी इतने का सेल हो गया। अब बात आती है कि हमको जब प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा, और एक और बात, ये अपने जो जितने भी उधार परचेज होते हैं उसका पेमेंट 6 महीने बाद करता है, तो पेमेंट जो है वो आफ्टर 6 मंथ करता है, और इसी बार से इसने बिजनेस शुरू किया है। ये भी मान लीजिए कि इसी बार से इसने बिजनेस शुरू किया है। अब बात आती है कि शुरू के 6 महीने का जो पेमेंट है, यानी कि अगर मान लीजिए हम साल शुरू करते हैं जनवरी से, तो जनवरी का पेमेंट ये जुलाई में कर देगा, फरवरी का अगस्त में कर देगा, ऐसे ही जून तक का पेमेंट ये दिसंबर में कर देगा। लेकिन जून के बाद का पेमेंट यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने का पेमेंट जो है इसका अगले साल में चला जाएगा, क्योंकि दिसंबर को बुक्स क्लोज हो जाएंगी। 12 महीने के बाद बुक्स जनरली क्लोज हो जाते हैं, तो दिसंबर को बुक्स क्लोज हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि सेल तो हमने पूरा का पूरा नकद किया है, कैश में किया है सेल, तो 78,000 का 78,000 पूरा का पूरा हमने चढ़ा दिया, 78,000 सेल में मैंने दिखा दिया। लेकिन जब मैं परचेज वाले पार्ट में आऊंगा तो 30,000 का परचेज ही इस साल दिख पाएगा। अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो मात्र 30,000 का परचेज इस साल दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 30,000 का परचेज है वही कैश में हुआ है, बाकी 30,000 के जो परचेज है वो उधार है, तो उधार है तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होंगे ही नहीं, है ना। लेकिन सेल तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि सेल हमने 78,000 पूरा का पूरा कैश पे किया है, और परचेज जो है उसमें से केवल 30,000 रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि 30,000 कैश में पेमेंट हो गए और बाकी के 30,000 पेमेंट नहीं हुए। तो अगर हम प्रॉफिट निकालने पे आएंगे इस पोर्शन में कैश बेसिस पे, तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल जाएगा, 78,000 का सेल और 30,000 का परचेज, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 48,000। गलत है, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट 30% ही कमाया है, तो 60,000 का परचेज था, 30% 18,000 होते हैं। अगर हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते तो हमारा पूरा का पूरा सेल तो रिकॉर्ड हो ही जाता, हमारा पूरा का पूरा परचेज भी रिकॉर्ड हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्रूअल मेथड में हम ये नहीं देखते कि कैश आया है या नहीं, कैश गया है या नहीं, ये हम देखते ही नहीं, ठीक है। तो कैश के बारे में हम सोचते ही नहीं, तो फिर हमारा सारा का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। अब तो ये एक्रूअल मेथड अपने आप सही प्रॉफिट हमारा निकाल देता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेल भी रिकॉर्ड हो गया, पूरा का पूरा परचेज भी रिकॉर्ड हो गया। 78,000 में से 60,000 हम घटाएंगे तो इस साल का प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 18,000। अब बात आती है इन दोनों मेथड को मिला के एक नया मेथड बनाया गया, हाइब्रिड मेथड, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को कैश में रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शंस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो बस इतना ही समझ लीजिए, इसमें कुछ अलग से उसकी क्लासिफिकेशन दी नहीं हुई है, तो इतने डिटेल में उसमें जाने की जरूरत है भी नहीं, ठीक। तो ज़्यादातर जगहों पे जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं एक्रूअल मेथड यूज होता है, और कैश बेसिस भी कुछ जगहों पे यूज होता है, लेकिन हाँ कम जगहों पे, बहुत कम जगहों पे, क्योंकि इसमें फॉल्ट है ऑब्वियसली, तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा मेथड सब जगह यूज होगा, तो एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हमको जानना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम।
मैं आपको पहले जो बाकी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है छोटे मोटे व्यवसाय के लिए और डबल एंट्री सिस्टम बाकी जगहों पे यूज़ होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में है क्या कि एक्चुअली इसका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कुछ नियम कानून नहीं है, जैसा आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटे व्यवसायी आसानी से यूज कर पाते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जो सबको पता नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको एक जानकार आदमी चाहिए अकाउंटिंग के लिए, ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में कहा जाता है यह एक ऐसी प्रणाली है, पद्धति है कह लीजिए, जिसमें कुछ लेन देनों के दोनों पक्षों का, कुछ लेन देनों के एक पक्षों का लेखांकन किया जाता है तथा कुछ लेन देनों का लेखांकन ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और जो कैश अकाउंट होता है सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, बाकी चीजों को लगभग इग्नोर करके चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको अधूरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें पूरी तरह से रिकॉर्डिंग हम करते ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसीलिए कम जानकारी वाले लोग, कम नॉलेज वाले लोगों के लिए भी ये बहुत आसान तरीका है, वो भी कर सकते हैं इसको। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो इसीलिए छोटे व्यवसाय में ही यूज होता है, सभी व्यवसाय इसको यूज नहीं करते। अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का, आई थिंक, जो इसमें होगा, ठीक है। बाकी सब डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक। तो डबल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम लेखांकन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी लेन देनों के सभी पक्षों या दोनों पक्षों, कह लीजिए सभी लेन देनों के दोनों पक्षों का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, अगर कुछ आएगा तो कुछ गया होगा या जाएगा, उसी तरह अगर कुछ गया है तो कुछ आया होगा या आएगा, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन का दो पक्ष होता है। तो इसी तरह से तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों पक्ष रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के केवल एक पक्ष की रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या हो रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन, इसमें सभी ट्रांजैक्शंस को पूरा यानी कि दोनों पक्षों की रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हम जान लेते हैं, फिर अगले क्लासेस से हम आपको प्रैक्टिकल वाले जो एस्पेक्ट हैं, यानी कि जर्नल का जो चैप्टर है, जो अकाउंट्स किसको कहते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीजों की हमने बात हम नहीं कर पाए थे पीछे। एक था कि ईयर जो काउंट होता है किसी भी बिजनेस में, देखिए हमारे यहाँ भी 2 ईयर चलते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर चलता है जिससे हम सब वाकिफ हैं, ठीक है, और एक चलता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अपने यहाँ जो चलता है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल यानी कि कोई भी साल उठा लीजिए, 1 अप्रैल 2013 ले लीजिए, 1 अप्रैल 2013 से जैसे स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2014 को समाप्त होगा। तो इसमें 2 साल इन्वॉल्व हो गए, 13 का भी कुछ पार्ट आ गया और 14 का भी कुछ पार्ट आ गया। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। कैलेंडर ईयर के बारे में आपको सबको पता है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ठीक है। तो इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं, एक को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जनरली फाइनेंशियल ईयर को ही हम लेके चलेंगे जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात होगी, अकाउंटिंग की बात होगी, तो हम फाइनेंशियल ईयर को लेके चलते हैं। तो टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में, सब जगह पे फाइनेंशियल ईयर ही यूज होता है। इसके बाद बात आती है इनवॉइस की। इनवॉइस क्या होता है? तो इनवॉइस मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं किसी भी अच्छे दुकान से या बड़े शोरूम से या किसी कंपनी से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वो आपको एक रसीद या बिल के रूप में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट टाइप देती है, उसको हम बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है। तो इनवॉइस जो होता है वो प्रूफ होता है कि हमने वो ट्रांजैक्शन उस दुकान से या उससे किया है, ठीक है। इससे टैक्स अथॉरिटीज को भी बेनिफिट होता है और जो क्रेता है अगर बाद में कोई सामान में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ आपने ये सामान उसी दुकान से खरीदा है। इसके अलावा
एक वाउचर बनाते हैं हम, ठीक है। वाउचर जनरली डिटेल्ड होता है, इनवॉइस की ही चीज़ें से हम वाउचर बनाते हैं ताकि हमको लेखांकन में सुविधा मिले, ठीक है। तो उससे हम वाउचर बना के लेखांकन करते हैं, ठीक। इसके बाद डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया। इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात रह गई थी। तो इनकम बिजनेस को होने वाले हर तरह के इनकम को इंक्लूड करती है, लेकिन जनरली बिजनेस ऑपरेशनल इनकम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जिस चीज़ का हम काम करते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा आय होगा उसको हम इनकम बोलते हैं। इसमें दूसरी चीज़ें जो हैं जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इनको भी शामिल किया जाता है। लेकिन जो मेनली इनकम का बात आती है तो हम हमेशा यही ध्यान देते हैं कि जो बिजनेस का मेन काम है उससे होने वाली आय। फिर खर्च की बात होगी तो ऑब्वियसली उस इनकम को जनरेट करने के लिए, जो इनकम की भी हम बात कर रहे थे, उस इनकम को जनरेट करने के लिए हमको जितना भी पैसा खर्च करना पड़े वो हमारा एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। अब जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो दो नेचर के होते हैं, एक कैपिटल नेचर होता है, एक रेवेन्यू नेचर होता है। मतलब कुछ ऐसे इनकम या खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं और बड़े अमाउंट के होते हैं, जिनका इफेक्ट भी लंबे समय तक होता है, जिनका इफेक्ट भी लंबे समय के लिए होता है, तो उनको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर का। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कम समय के लिए होते हैं, छोटे अमाउंट के लिए होते हैं और उस रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का। जैसे ले लीजिए आप कार खरीदते हैं, ठीक है, तो कार आप बार बार नहीं खरीदेंगे, तो कार आपके लिए कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कार में जो रिपेयर या मेंटेनेंस का काम होगा या ऑयल का काम होगा, पेट्रोल ले लीजिए, कार में पेट्रोल डलवाते हैं या सीएनजी डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं, तो ये जो होगा ये बार बार होगा और छोटा अमाउंट होगा, ठीक है। इसका इफेक्ट कुछ ही दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कार हमको लॉन्ग टर्म चलना है, तो इसीलिए कार कैपिटल नेचर हो जाएगा और उसमें जो ऑयल डालते हैं वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो ये सब डिफिनेशंस थे और जो हमने आज पढ़े हैं वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है हमने, आप सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया, और जो बचे हुए डिफिनेशन थे पिछले वीडियोस के वो मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो से हम अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसकी लेखांकन जो अकाउंटिंग है, जर्नल कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। धन्यवाद।